हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है भांकरोटा जयपुर हादसे का पूरा सच। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। कन्हैया मीणा की पत्नी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। रोज सुबह वो अपने घर से निकलती है ड्यूटी के लिए। लेकिन उसका पति कन्हैया मीणा अपनी पत्नी को जो फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। फ़ोन लग ही नहीं रहा था और वो परेशान हो जाता है। इसके लिए अपने साले से बातचीत करता है। कहता है कि तुम्हारी दीदी अनीता मीणा से बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तभी उसका साला कहता है कि जीजा जी, आपको पता नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। हो सकता है कि दीदी की ड्यूटी वहाँ पर लग गई हो। जैसे ही कन्हैया मीणा ने ये बात सुनी, उसने कहा कि चलो चल कर देखते हैं, क्योंकि वो जो घटना स्थल है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब इसके बाद जीजा और साले दोनों घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। जो भी पुलिस वाली महिला वहाँ पर दिखाई दे रही थी, हर पुलिस वाली महिला के पास जाते हैं और जाके ये देखने की कोशिश कर रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे कि अनीता मीणा का कहीं कोई पता चल जाए, खबर लग जाए। अब इस स्थिति में ना तो कोई खबर मिल रही थी, ना ही फ़ोन नंबर मिल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। पुलिस वाला पूछता है कि क्या बात है, तुम किसको तलाश कर रहे हो। बताता है कि उसकी जो पत्नी है अनीता मीणा, वो राजस्थान पुलिस में तैनात है और वो मिल नहीं रही है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक हादसा हुआ था और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। कुछ पुलिस वाले उन घायलों को पहुँचाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ भी कई पुलिस वालों को तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। आखिरकार वो थक कर जो घायल होते हैं उनके पास जाता है। उनमें अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ भी नहीं मिलती। अब किसी ने बताया कि तुम्हें मोर्चरी की तरफ जाना चाहिए, वहाँ भी कुछ पुलिस वाले हैं, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पर हो। अब वो व्यक्ति मोर्चरी के पास जब पहुंचता है तो वहां पर पुलिस वालों को देख रहा था, लेकिन कोई पुलिस वालों में उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही थी। तभी एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश पर उसकी नज़र पहुंचती है। उस लाश को पूरी तरह से एक सफ़ेद चादर ने अपनी आगोश में लिया हुआ था, लेकिन जो पैर का हिस्सा है, वो पैर का हिस्सा उस चादर से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही उसने उस पैर के हिस्से को देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगता है। और उसके रोने की, उस दहाड़ों को आवाज़ सुनने के बाद जो भी आसपास के लोग थे, सबकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, यानी कि कन्हैया मीणा पर। कन्हैया मीणा से पूछा जाता है कि ये कौन है। वो कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है, ये मर चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी रोज़ ड्यूटी के लिए निकलती है और वो भी हादसे का शिकार हो जाती है, और उसने अपनी पत्नी को पैरों में पहने हुए बिछिए की वजह से पहचान लिया। उसके पैरों पर जो नखूनों पर लगे हुए नेल पॉलिश थी, उसकी वजह से उसने पहचान लिया। सुबह वो खाना बनाकर घर से निकली थी अपने दोनों बच्चों के लिए, बेटा और बेटी के लिए। लेकिन वो हादसे का अकेले शिकार नहीं हुई थी, बल्कि 14 लोग इस हादसे में मर चुके हैं और 30 लोग ऐसे थे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक ये बात पहुंचती है तो पता चलता है कि जिंदा लोगों की चिताएं जल रही थी, और जिंदा लोगों को उसमें जिनका कोई कसूर नहीं था। इस हादसे में जो बेकसूर लोग थे वो मारे जाते हैं, लेकिन कसूरवार लोगों तो कभी आज पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांकरोटा। भांकरोटा बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5:45 और 10 सेकंड। ये जो टाइमिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी का एक कैंटर भरकर जा रहा था, जो जयपुर की तरफ से जाना था, और अचानक ही उसे याद आता है कि भांकरोटा जो एक जगह लगती है, वहाँ पर एक यू टर्न वो लेने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं पास में डीपीएस है, डीपीएस के ठीक सामने के हादसा है। और उसने जैसे अपने ट्रक को मोड़ा, सुबह के वक्त था, 5:45 के आसपास का ये समय हो रहा था। अचानक ही दूसरी साइड यानी कि जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा है एक ट्रक, उस ट्रक की टक्कर उससे हो जाती है। साइड जैसे ही लगती है तो लगभग 5 नोजिल होते हैं इस एलपीजी कैंटर में, पांचों के पांचों नोजिल उस टक्कर लगने की वजह से टूट जाते हैं। और जैसे वो टूटते हैं तो जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी, लगभग बताया जाता है कि 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी, और वो गैस एक साथ ही बाहर निकलती है। जैसे ही गैस वो बाहर निकलती है, ये अगर गैस को हम कुछ गुणा भाग करके लगाने की कोशिश करें कि कितने घरेलू सिलेंडरों में गैस भर सकती है, एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14 किलो 200 ग्राम के आसपास गैस आती है। 18 टन ये गैस होती है, तो इस हिसाब से लगभग 1267 घरेलू सिलेंडरों में ये गैस भरी जा सकती थी, जो कैंटर से एकदम बाहर जा चुकी थी। लगभग 200 मीटर के दायरे में
एक गोला सा बन जाता है, एक लोगों की जो वातावरण था उसमें ये पूरी तरह से घुल जाती है, मिल जाती है। अब यहाँ से कोई ऐसी चिंगारी निकलती है, इस चिंगारी के निकलने के बाद जैसे चिंगारी निकलती है 200 मीटर के दायरे में, अब कुछ भी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, या फिर झाड़ियाँ हों, जो भी जलने वाली चीज़ें थीं, ज्वलनशील पदार्थ थे, 200 मीटर के दायरे में एकदम से आग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ जब ये घटना स्थल से लगभग कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति होता है जो रहने वाला तो बिहार का होता है, लेकिन यहाँ रहकर वो सब्जी बेचा करता था। शत्रुघ्न, जिसका नाम है शत्रुघ्न शाह, जो सुबह सुबह रोज़ की तरह अपने घर से निकलता है अपना टेम्पो लेकर। उस टेम्पो में उसका मकसद होता है कि वो जो मोहना मंडी है वहाँ जाएगा, वहाँ से सब्जी लेगा और सब्जी लेके चला आएगा। जैसे ये हादसा होता है, उस हादसे के बाद पांचों नोजल टूटते हैं और ये गैस जो होती है वो एकदम वातावरण में घुलने लगती है। तब उसे कहीं ना कहीं इस तरह का एहसास था शत्रुघ्न शाह को, ये हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए वो यहाँ से इस घटनास्थल से भाग जाना चाहिए। तो वो अपने टेम्पो को छोड़ता है शत्रुघ्न, और छोड़ने के बाद जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था उतनी तेज़ी से उस घटनास्थल से भागता है। अभी वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी ही तय कर पाया था कि अभी तक तो उसको खुद एक तरह की दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक आग के गोले के वो भी चपेट में आता है। हालांकि वो बच जाता है, उसका कुछ हिस्सा ज़रूर जल जाता है। जहाँ पर यह हादसा हुआ था, जहाँ पर वो कैंटर, जहाँ पर ट्रक आपस में भिड़े थे, वहीं डबल डेकर की एक बस खड़ी हुई है। बस क्योंकि जो रफ्तार थी वो धीरे हो जाती है, और धीमी रफ्तार की वजह से ही, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे ही इसने कैंटर ने यू टर्न लिया तो जो वाहन है वह बाकी वाहन भी थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। आग जब लगती है वो गुब्बारा जो होता है आग का बिल्कुल गुब्बारे की शक्ल लेता है, और उसने एक साथ वो फटता है, एक साथ बहुत तेज़ी के साथ धमाका होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर के आसपास लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया, और 200 मीटर के वैसे सर्किल में, दायरे में वो फैल जाती है आग। जो इसमें गाड़ी के अंदर डबल डेकर बस के अंदर बैठे हुए हैं, आधुनिक बस होती है, और आधुनिक बस होने की वजह से दोनों उसकी जो खिड़कियाँ थीं जिसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वो दोनों की दोनों अपना आप से लॉक हो जाती हैं। जो मुसाफिर थे लगभग उनकी संख्या बताई जाती है 34 के आसपास, 34 के 34 मुसाफिर उसके अंदर फंस जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं निकले हुए थे, वो शायद बताया जाता है कि अजमेर की तरफ से आ रहे थे और उन्हें जयपुर की तरफ जाना था। आग लगती है और उस गाड़ी में भी आग लगनी शुरू हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। लोगों ने ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद जैसे भी हो सकता था जो शीशे उस गाड़ी के थे उनको तोड़ा। तोड़ने के बाद वहाँ से कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। अब इसी बीच में एक कर्मचारी होता है जो कि अपने एक NBC एक कंपनी होती है उसमें काम करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम चौधरी होता है। राधे श्याम चौधरी भी उसी आग के गोले की चपेट में आ जाता है, और उसके वो खड़ा हुआ है और वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा था कि मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल लेके पहुँच जाओ, मैं इसका किराया दे दूँगा। वो जब इस बात को बोल रहा था तो उसकी आवाज़ में एक रुदन थी, उसकी आवाज़ में एक अपील थी, उसकी आवाज़ में ये लग रहा था कि बस वो किसी तरकीब से बच जाए, ताकि जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहा है, इस NBC कंपनी में काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका परिवार कैसे जिएगा कैसे नहीं जिएगा, उसने कुछ ही सेकंडों में ये बात महसूस कर ली थी। और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका जो वीडियो था वो वीडियो बना लेता है। दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर उसी व्यक्ति का, जिसके सिर्फ तन पर कुछ बचा था, तो सिर्फ नेकर बचा था, इनकी अंडरवियर बचा था, बाकी जो हिस्सा था या तो उसने खुद निकाल के जलते हुए को फेंक दिया या फिर वो जल चुके थे। कुल मिलाकर उसके जो लेके जाते हैं वो सिर्फ अगले 2 घंटे की ही ज़िंदगी जी पाता है। उसके बाद उसकी भी मौत की खबर जब लोगों तक पहुँचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जब हादसा होता है तो इस हादसे की गूंज पूरे उस इलाके में फैल जाती है, और इस इलाके में फैलने के बाद 200 मीटर के एरिया में जितनी भी चीज़ें थीं वो पूरी तरह से जल चुकी थीं, लेकिन 1 किलोमीटर तक इस हादसे की जो धमक थी वो सुनाई दे सकती थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक वाहन से दूसरा, दूसरे वाहन से तीसरा जो आपस में लगे हुए थे, लगभग 40 ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे, खाक हो चुके थे। कई वाहन तो ऐसे थे जो पूरी तरह से पिघलने जैसी स्थिति में, कोई बाइक पर था तो उसकी बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी, कोई ई रिक्शे पर था तो उसकी ई रिक्शा जल चुका था। जैसे शत्रुघ्न था, जब शत्रुघ्न अपने उस ऑटो के पास वापस लौट कर आता है तो उसका जो ऑटो था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था।
यदि जैसे एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि अगर मैं यहीं पर रुका होता शायद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि उसका जो उसके टेम्पो की हालत हुई थी वही हालत उसकी भी हो सकती थी, लेकिन वो इस हादसे से बच गया था। उसका थोड़े से चेहरे पर उसका जल चुका था। इस हादसे में मरने जो घायल थे, गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। इसी बीच में जो कुछ लोग जल रहे थे तो अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक रहे हैं। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो भी जल के नीचे गिर रहे हैं। ऐसा मंजर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम रहे थे। और जहाँ जहाँ तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी, अभी सूरज क्या हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ था और 1 घंटे 2 घंटे जब बीतने के बाद पता चलता है कि 5 लोग मर गए। उसके बाद पता चलता है कि 2 संख्या और बढ़ गई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या लगभग 14 के आसपास हो चुकी थी और इसमें 30 लोग ऐसे थे जो घायल हो चुके थे और 30 में 20 लोग ऐसे थे जो 80% के आसपास जल चुके थे। और इन 80% में जो जले हुए थे 20 लोग, उनमें 7 लोग ऐसे थे जो ज़िंदगी और मौत की आईसीयू में जंग लड़ रहे हैं। कब तक वो जिएंगे कब तक नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि 60% जलने के बाद भी शायद इंसान पूरी ज़िंदगी ठीक से जी भी नहीं पाता। अब ऐसे ही यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जो कि गढ़वालों की दाढ़ी एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला, जिसका नाम शेरा होता है। शेरा की आदत है कि रोज़ सुबह वो उठता है और उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। यहाँ पर जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पर पहुंची थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जो गाड़ियां आसपास थीं वो जल चुकी थी। ऐसी स्थिति में इन्हें लेके कैसे जाएं? तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत ही वो अपने भतीजे को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके 3 गाड़ी घर पर खड़ी हुई हैं, तीनों की तीनों किसी भी माध्यम से मौके पर लेके पहुँचे। उसने भी लगभग 12-14 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। शेरा जैसे कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर देवदूत बनकर आते हैं, कई लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से जिनका कोई कसूर नहीं था। जैसे कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिनका नाम करणी सिंह राठौर होता है। करणी सिंह राठौर अपने फार्म हाउस जो कि इसी भांगरोटा से वो फार्म हाउस से निकल के अपने जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। दरअसल जैसे ही वो यहाँ से निकल रहे हैं तो वो भी इस जगह जहाँ पर आग लग रही थी उसी आग की चपेट में उनकी गाड़ी भी आ जाती है और जब उनकी गाड़ी आ जाती है तो वो भी उस गाड़ी में जलकर उनके साथ भी हादसा हो जाता है। अब परिवार के लोग उन्हें लगातार तलाश कर रहे थे और जब तलाश कर रहे थे उनके कुछ आता नहीं पता नहीं, जो उनका फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें? ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने कहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो दिख नहीं रहे हैं, इनकी करणी सिंह राठौर उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनकी जो लोकेशन निकलवाई, लोकेशन निकलवाने के बाद पता चलता है कि उनकी लोकेशन भांगरोटा के पास ही तो है। अब भांगरोटा के पास उनकी लोकेशन पाई जाती है, गाड़ी भी उनकी वहीं मिल जाती है और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि जो उनकी मौत हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाता है। जिस कैंटर और जिस ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसे बचने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया। हालांकि कैंटर वाला शायद वहाँ से उस मात्रा में उसकी स्थिति नहीं पाई गई, लेकिन जो ट्रक वाला था, ट्रक के बारे में, ड्राइवर के बारे में ये बताया जाता है। जब ये हादसा होता है तो वो उस हादसे में जल जाता है। उसकी जो डेड बॉडी मिलती है वो इतनी मिलती है जैसे किसी व्यक्ति की चिता जलती है तो उसके बाद कुछ राख, कुछ हिस्सा बचता है, यानी कि जैसे अस्थियों के लिए कलश होता है, कलश जितना वो बचा हुआ था उसको ही एक एम्बुलेंस में रखकर उस छोटे से कलश को एक पोटली से लेकर जब वहाँ जाते हैं तो इस बात की बड़ी चर्चा रही थी कि आखिरकार एक जो ड्राइवर जिसका कोई कसूर नहीं, कोई उसका दोष नहीं, और वो भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। ये संख्या घट तो खैर नहीं सकती लेकिन बढ़ जरूर सकती है जिस तरह से हादसा होता है। लेकिन जी इसमें अनीता मीणा है। अनीता मीणा के असल में 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। वो 2016 में राजस्थान पुलिस में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और 2016 में उसकी पोस्टिंग होने के बाद वो जयपुर के पास एक दूदू लगता है, दूदू में वो रहती है अपने पति और 2 बच्चों के साथ। सुबह सुबह उठना उसके बाद चैनपुर में जाकर अपनी ड्यूटी करना होता है। उसका काम था कि कोई भी वाहन मिल जाता है उस वाहन में बैठती है और वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाती है। बेटा और बेटी हैं, उनके लिए खाना वाना बना कर निकली थी। लेकिन जैसे उसके पति कन्हैया को इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर एक हादसा हो चुका है, कन्हैया की टेंशन बढ़ जाती है। कन्हैया सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर हुई है। जब वो अपनी पत्नी अनीता मीणा के बारे में पता चलता है तो उसे उसकी जो बीवी मिलती है वो मोर्चरी के पास स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि उस लाश का जो पैर था वो बच गया था
जिस हिस्से में बिच्छू पहने हुए थे, जिस हिस्से में उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी। लेकिन उस हादसे में उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन पति ने उसको पहचान लिया। उसकी भी डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है। इस हादसे ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। जहाँ जहाँ तक लोगों के मोबाइल में इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है कि आखिरकार इसमें इसके पीछे वजह क्या है। तो बताया जाता है कि जो सड़क निर्माण कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है। समय पर निर्माण करा होता है, पुलिया का निर्माण हो गया होता तो शायद अब इसमें कोई चीज़ निकल के नहीं आती है। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं और राजस्थान की जो सरकार होती है किसी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद उस नतीजे पर पहुंच नहीं पाए थे जो नतीजा पर पहुंचना होना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचते हैं, तमाम तरह की राहतें दी जाती हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है कि जो मृतक होते हैं उनको 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री राजस्थान के होते हैं वो भी घोषणा करते हैं कि मृतकों को 5 लाख रुपये और साथ ही जो घायल हो जाते हैं उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। लेकिन ये जो रकम जो देने की बात है, उससे जाहिर सी बात है सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रुपए चाहे 5 लाख की जगह 10 लाख कर दी जाएँ, 20 लाख कर दी जाएँ, 50 लाख कर दी जाएँ, पैसों से कभी इंसान की भरपाई नहीं होती है। जो इंसान चला जाता है, जो जिम्मेदारी उठाता है, उसके बाद कैसे परिवार के लोग जीते हैं, ये तो खैर वही बता सकता है कि जिसके साथ ये हादसा होता है। वो कहावत बिल्कुल सही है कि जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए आगे भविष्य में कोई इस तरह के हादसे ना हो, सरकारों को, चाहे वो पूरे भारत के किसी भी प्रदेश की सरकार क्यों ना हो, उन्हें सबक लेना चाहिए और इस तरह के जो रोड में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको तत्काल प्रभाव से बनाना चाहिए और इस तरह के हादसों पर लगाम लगानी चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज़, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।